नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं छठा चैप्टर और चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम जो होता है, यानी कि जीवों के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में आज हम इस क्लास में जानकारी प्राप्त करने वाले। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, कुछ बेसिक सी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उनसे अपन अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या है ये बेसिक सी चीजें, इनको अपन देखते हैं। तो आप देखो आपके सामने क्या क्या लाइनें जो लिखी हुई। हम जैव यानी कि सजीव और कौन अजैव यानी कि निर्जीव। सबसे पहले तो इन दोनों में कैसे अंतर स्पष्ट करें कि भाई कौन सजीव होता है और कौन निर्जीव होता है। सबसे पहला काम तो है इनमें अंतर, क्योंकि उसी के पश्चात हम पढ़ेंगे कि कौन सी क्रियाएं जो हैं वो जीवों के अंतर्गत होती, यानी कि जीवों के हम किसको जीव मानेंगे और किसको हम निर्जीव मानेंगे, इसकी बात हम करने वाले। तो यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को शोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्या है, सजीव है। यदि कुत्ता गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं, लेकिन हम यह कैसे जानें। यानी कि वो कह रहा है कि हमको जब साफ साफ दिख रहा है कि कुत्ता जो है वो दौड़ रहा है, गाय जो है वो जुगाली कर रही है, और एक इंसान, एक मनुष्य जो है, एक आदमी जो है वो गली के अंतर्गत क्या कर रहा है, चीख रहा है, तब तो हमें पता चल रहा है कि भाई वो सजीव है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि कुत्ता, मनुष्य ये जब सो रहे हों, गाय जब सो रही हो, तो क्या तब भी इनको हम सजीव ही मानेंगे। और क्यों मानेंगे, अगर मानेंगे तो ये बात भी है। हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं, यानी कि जब वो सो रहे हैं तो भी हम पता लगा सकते हैं कि वो सजीव है। और उस समय हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है सोता हुआ मनुष्य जो होता है उसके अंदर जो है वो जारी रहती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सोता हुआ जो भी जीव है वो भी क्या होगा, सजीव होगा। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली कि मनुष्य या जानवरों के बारे में बात कर ली कि भाई वो सजीव होते हैं, लेकिन पौधों के बारे में कैसे पता चलेगा कि पौधे भी सजीव होते हैं। तो इसको भी देखते हैं। हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की हो। यानी कि आपसे अगर मैं पूछूं कि पौधे सजीव होते हैं तो आप कहोगे सर बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं, आप कहोगे कि उनकी पत्तियां जो है वो हरी होती हैं, उनका तना जो है वो कैसा होता है, हरा होता है, उनके अंतर्गत फूल जो है वो रंगीन होते हैं, फूल और फल आते हैं, तो आप कह सकते हो इसका मतलब वो सजीव। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका तना जो है वो हरे रंग का नहीं होता है, जिनकी पत्तियां जो है वो हरे रंग की नहीं होती। या जैसे कि अपन अमरवेल की बात करें, उसके अंतर्गत पत्तियां नहीं होती हैं, जड़ भी नहीं होती है, तना भी नहीं होता, तो उनके बारे में हम कैसे कहेंगे। तो उनके बारे में कैसे कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की हो, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं। तो अगर किसी पौधे के अंतर्गत हमें पत्तियां हरी दिखाई दे रही हैं, तना दिखाई दे रहा है, तो हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि वो कैसा है, सजीव है। लेकिन अगर किसी पौधे का तना जो है वो हरे रंग का नहीं है, पत्तियां जो हैं वो हरे रंग की नहीं है, तो फिर उस पौधे के बारे में कैसे कहें। तो आपने उन पौधों को या सभी पौधों को आपने देखा है कि वो छोटे से लेकर क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे उनका आकार, उनका साइज, उनकी लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब उनमें क्या हो रही है, वृद्धि की क्रिया हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सजीव। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। यानी कि अब ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, अब हम बात करते हैं बड़े जो एग्जाम्पल्स होते हैं या बड़ी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके आधार पर, कि भाई किसको हम सजीव मान के चलेंगे और किसको हम क्या मान के, सजीव मान के चलेंगे। तो कुछ अलग से प्रोसेस जो हैं उनको हम लेकर अब चलते हैं। तो प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि सामान्य या अन्य गतियां भी हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव होता है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं हो। और वैसे भी अगर अपन देखें तो ये वृद्धि जो होती है ये इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया होती है कि हमको रोजाना तो दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम देखते हैं कि उस पौधे को हमने आज से 5 साल पहले देखा था तब वो बहुत छोटा था, और 5 साल बाद उसकी लंबाई जो है बड़ी विशाल हो जाती है। यानी कि हमें कई साल में जाकर या बहुत दिनों में जाकर हमें उसकी वृद्धि जो होती है उसके बारे में पता चलता है। अगर हम बैठ के उसको देखते रहें तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसकी लंबाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वे भी सजीव है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के लिए परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो गतियां हमें दिखाई दे रही हैं उसी के आधार पर हम कहें किसी जीव के बारे में कि भाई वो सजीव है कि निर्जीव है, तो वो हमें पता नहीं चलता है। अति सूक्ष्म स्केल, जैसे मैंने कहा गति जो है,
वृद्धि जो है ये एक बहुत ही छोटे पैमाने पर होने वाली प्रक्रिया होती है। गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है, उदाहरण के लिए अणुओं की गति। जैसे आपके आसपास जो है उसके अंतर्गत धूल मिट्टी के कण जो है, गैसों के कण जो है वो आपने खूब देखे हैं उड़ते हुए, दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमें महसूस होता है, हमें पता चलता है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप कमरे में बैठे हो, उस कमरे के अंतर्गत गैस जो है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वायु जो है, उसके कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। धूल मिट्टी के जो कण हैं वो हमें गति कर रहे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो गति जो है वो बहुत ही छोटे पैमाने पर जाकर संपन्न होती है। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर हो सकता है सकारात्मक होगा कि हाँ भाई ये गति है। आणविक, यह दृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम किसी व्यवसायिक जो साइंटिस्ट होता है उसके अगर अपन बात करें तो वो उसका उत्तर क्या होगा, सकारात्मक, यानी कि वो कहेगा कि हाँ ये गतियां हैं। वास्तव में विषाणु के अंतर्गत आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ कि वे वास्तव में सजीव है या निर्जीव। तो उनके बारे में अपने कैसे पता चलता है? किसी जीव के बारे में जब अपन बात करते हैं तो वहां से हमें कैसे पता चलेगा? तो जीव के अंतर्गत तो हमको गतियां जो है, प्रक्रियाएं जो है वो दिखाई देंगी, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ पे वो कह रहा है कि विषाणु जो है, वायरस जो होता है उसकी अपन बात करें तो उस वायरस के अंदर आणविक गति नहीं होती है, लेकिन होती भी है। जब वो कैसे रहता है? जब वो किसी बिना कोशिका को संक्रमित किए हुए वो रहता है, यानी कि जब वो सामान्य स्थिति में पाया जाता है तब तो उसके अंतर्गत गति देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब वही वायरस किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है या ये किसी कोशिका को इन्फेक्टेड या उसको संक्रमित कर देता है, तो वहां पर वो गति जो है दिखाई देती है। तो फिर उसको हम क्या माने? तो हम उस वायरस को सजीव माने या फिर निर्जीव माने? यानी कि वायरस जो होता है, इस वायरस के बारे में आज भी हमारे पास क्या है, संशय बना हुआ है कि भाई वायरस जो होता है वो वास्तव में सजीव होता है कि वायरस निर्जीव होता है। ये हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? तो वायरस के बारे में या विषाणु जो होता है उसके बारे में स्पष्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है, किसके रूप में इसको अपन मान के चलेंगे? सजीव मान के चलेंगे या फिर इसको क्या मान के चलेंगे, निर्जीव मान के हम इसका अध्ययन करेंगे। तो कैसे हम इसका अध्ययन करेंगे, ये होता है हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल जो होता है, इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं? तो पिछली कक्षाएं जो थी, पूर्व कक्षाओं में हम ये देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। सुसंगठित क्यों होती है? क्योंकि सजीव जो होता है उसके अंतर्गत सबसे छोटा जो उसके शरीर का भाग होता है वो कौन होता है? कोशिका। फिर ये कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं के मिलने से बनता है कोशिकाओं का समूह। कोशिका समूह, और उस कोशिका समूह को हम क्या नाम देते हैं? उसे कहा जाता है ऊतक। तो यहां से बना कोशिका समूह, और कोशिका समूह को हम क्या बोलते हैं? कोशिका समूह को कहा जाता है ऊतक। यानी कि सजीव जो होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? फिर ये ऊतक जो होते हैं, इन ऊतकों के मिलने से क्या बनता है? इनके मिलने से बनता है ऊतक समूह। और ऊतक समूह को हम क्या कहते हैं? तो ऊतक समूह को कहा जाता है अंग, ऑर्गन। और फिर बात करते हैं अंगों का समूह, और अंगों के समूह को हम क्या नाम देते हैं? अंगों के समूह को कहा जाता है तंत्र। अंगों के समूह को क्या कहते हैं? अंगों के समूह को कहा जाता है तंत्र। और अंग समूह जब बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तंत्रों का समूह। ऐसे तंत्र समूह, तो तंत्र समूह को अपन क्या कहते हैं? तंत्र समूह को कहा जाता है शरीर। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सजीव जो होता है उसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? सुसंगठित होता है। उसमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। तो कोशिका के बारे में भी हमने पढ़ा है कि भाई कोशिका है, उसमें पादपों की कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति मिलती है, कोशिका झिल्ली मिलती है, केंद्रक होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स, अंग पाए जाते हैं जिनको कोशिकांग कहते हैं। ये सारी चीजें उसके अंतर्गत उपस्थित, यानी कि हमारा जो शरीर बना हुआ है वो किससे बना? कोशिका से। लेकिन वास्तव में कोशिका का निर्माण भी बहुत सारे घटकों के मिलने, तो छोटी छोटी चीजें क्या होती गई हैं? संगठित होती। और उनके संगठित होने से किसका निर्माण हुआ है? सजीव का निर्माण।
तो ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं। ऊतकों में क्या होती हैं? ऊतकों में कोशिकाएं, और कोशिकाओं में क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की है संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। यानी कि क्या कह रहा है कि ये जीवन जो सजीव जो होता है, उस सजीव के अंतर्गत जो ये कोशिकाएं होती हैं, संगठित और सुव्यवस्थित जो कोशिकाएं होती हैं, ये संगठित और सुव्यवस्थित कोशिका की जो संरचना है, एक तो समय के साथ, जैसे आप देखो बच्चा होता है और बच्चे से बूढ़ा होता है और बूढ़े की मृत्यु हो जाती है, तो धीरे धीरे उसका कोशिकाओं का जो समूह था, कोशिका की जो संरचना थी, कोशिका का जो संगठन था, वो क्या हुआ? विघटित हुआ, टूटा, उसमें अपघटन का प्रोसेस, और धीरे धीरे वो कोशिकाएं नष्ट होती गई और उसकी क्या हो जाती? मृत्यु हो। तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका? कि या तो समय का, या फिर किसका प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण। दो चीजों के कारण ध्यान रखना है, या तो समय के कारण होता है ये पूरे का पूरा काम, या फिर किसके कारण होता है? पर्यावरण का जो प्रभाव होता है, या फिर होता है उस, जिससे जीव जो है वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। मरम्मत का मतलब होता है, आप जानते हो कोई चीज टूट फूट जाती है तो हम उसको वापस से सही करवाते हैं, वो मरम्मत। और अनुरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, कि उस कोशिका जो है, उस कोशिका की क्या होनी चाहिए? सुरक्षा। अनुरक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है, अतः इन अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। तो हमें उत्तर मिला कि कोई भी सजीव जो होता है उसमें जीवन के लिए ये आणविक गतियां जो है वो क्यों पाई जाती हैं। तो अगर सवाल आपसे यही पूछा जाए जो ऊपर लिखा हुआ है कि जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक होती है, तो आपका सबसे अच्छा उत्तर जो होगा वो ये होगा। क्या होगा इसका उत्तर? दो लाइनें जो हैं आप उसको ये ऐड कर सकते हो, इन दोनों चीजों कि क्यों होती है आणविक गतियों की आवश्यकता। तो आप कह सकते हो कि समय और पर्यावरण के प्रभाव के कारण कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होती है? टूटती हैं, अपघटित होती हैं, उनमें विघटन होता है, और उन कोशिकाओं की मरम्मत और उनके अनुरक्षण के लिए जीवों के शरीर में क्या पाई जाती हैं? आणविक गतियां जो है वो क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। जीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से हैं? अब ऐसी कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं हैं जीवों के शरीर में होने वाली, तो उसको क्या करती हैं? अनुरक्षण, उसको सेफ्टी प्रदान करती हैं, उसको सुरक्षा देती। जैव प्रक्रम क्या है? तो सबसे पहले तो इसी शब्द को समझेंगे, बाद में समझेंगे कौन से हैं, इसकी बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे प्रक्रम किसको कहते हैं। तो प्रक्रम यानी कि प्रक्रिया जो है वो किसको कहा जाएगा, फिर कौन सी आवश्यक होती है, बाद में करेंगे उसकी। तो जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वो कोई विशेष काम नहीं करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस समय मेरी बोलने की क्रियाएं हो रही हैं, मेरी एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी के अंतर्गत परिवर्तित हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे शरीर के अंतर्गत बहुत सी प्रक्रियाएं, जैसे कि उत्सर्जन है, श्वसन है, या फिर हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, यानी कि हार्मोन का स्रावण है, एंजाइम का बनना है, ये सारी क्रियाएं उस समय भी चल। जब आप सो रहे होते हो तब आपको लगता है हम केवल श्वसन ले रहे हैं, लेकिन उस समय भी हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं जो होती हैं वो चल रही होती है। उत्सर्जन वगैरह का प्रोसेस जो है वो भी उस समय चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम कोई काम करते हैं तो ही कोई प्रक्रिया होती है। जब हम आराम कर रहे होते हैं या शिथिल अवस्था में जब हम होते हैं, तब भी हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सी प्रक्रियाएं जो है चल रही हो, चलता रहता है जब वो कोई विशेष कार्य नहीं करे। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम जो है वो क्या होता रहता है? चलता रहता है। ये सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो एक डेफिनेशन निकल के आ गई कि कौन जैव प्रक्रम जो है वो किसको कहेंगे, एक शब्द निकल के आया। तो जैव प्रक्रम किसको कहेंगे? वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों को अनुरक्षण का कार्य करती हैं या अनुरक्षण प्रदान करती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उन सभी प्रक्रियाओं को कहा जाता है इस नाम से जैव प्रक्रम। तो एक सिंपल सी परिभाषा आपके सामने निकली कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों को या कोशिका को अनुरक्षण प्रदान करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्योंकि क्षति अथवा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है।
अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से कोशिका या सजीवों को अनुरक्षण प्रदान करती हैं उन्हें जैव उपक्रम कहा जाता है, और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रिया होनी। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंतर्गत के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अब वो ऊर्जा कहां से आती है, ऊर्जा आती है जीव के शरीर के बाहर से। ऊर्जा जो है वो कहां से आती है, तो जीवों के शरीर को ऊर्जा कहां मिलती है, शरीर के बाहर से मिलती है। और बाहर से क्या होती है, स्थानांतरित हो, और स्थानांतरण के लिए क्या होता है, जीवों के शरीर के अंतर्गत कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, और उन प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, यानी कि ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन कहते हैं, और शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, पोषण। अब ये पोषण सारी प्रक्रियाओं का नाम नहीं है, केवल एक प्रक्रिया का नाम, कि जब हम क्या करते हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को अनुरक्षण प्रदान करती है, यानी कि सुरक्षा का कार्य उन कोशिकाओं के लिए किया जाता है। और अनुरक्षण, टूट फूट, मरम्मत इन चीजों में वृद्धि में सहायता करता है, और उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा जो है वो कहां से मिलती है, शरीर के बाहर से। जिस पदार्थ से मिलती है उसको कहते हैं भोजन, और जिस प्रक्रिया से मिलती है उसको कहते हैं पोषण। एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको क्या रखना है, याद रखना है। तो क्या कहेंगे इसको, उसको सुनिए आप सबसे पहले, कि भाई कोई भी जीव जो होता है उस जीव की कोशिकाएं जो है वो समय के साथ अपघटित होती, और अपघटन जो होता है उसके कारण कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होती जाती हैं, नष्ट होती जाती हैं। तो उन कोशिकाओं के अंतर्गत जो टूट फूट या मरम्मत होती है, उस टूट फूट या मरम्मत की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। यानी कि उससे बचाव का जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाएगा, अनुरक्षण। और अनुरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहां से स्थानांतरित होती है हमारे शरीर में, बाहर से। बाहर से जिस पदार्थ से पहुंचती है उसका नाम हो गया पोषण, और उसका नाम हो गया भोजन। और भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित ही। जीवन किस पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है, कार्बन आधारित जो अणु होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है इस पृथ्वी पर जीवन जो होता है। और ये जीवन जो होता है ये हमें कहां से मिलता है, ये जीवन हमें मिलता है बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है ये जीवन जो है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। इस क्योंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन का कुछ सामान्य रासायनिक युक्ति है। उपचयन और अपचयन दो शब्द आए, उपचयन और अपचयन क्या होते हैं, उपचयन और अपचयन मैं इधर लिख देता हूं एक को। एक तो होता है अपने पास उपचयन, और एक होता है अपचयन। क्या होता है इन दोनों के अंतर्गत, वैसे तो अपन बात करेंगे जब केमिस्ट्री के अंतर्गत, यानी कि रसायन विज्ञान में जब अपन बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, तब इनका अर्थ अलग होता है। और जब हम जीवों के संदर्भ में जैविक प्रक्रियाओं के रूप में जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है इसका, तब इसका मतलब होता है इस तरीके से आप याद रखो। उपचयन का मतलब होता है छोटे अणुओं के मिलने से बड़े अणुओं का निर्माण। छोटे छोटे अणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, बड़े अणुओं। छोटे छोटे अणुओं के मिलने से बड़े अणुओं का निर्माण। बड़े की जगह आप जटिल भी लिख सकते हो, जटिल अणुओं का।
जटिल अणुओं का निर्माण। और अगर बात करें अपन दूसरा उपचयन का, सॉरी अपचयन का मतलब क्या होता है, इसमें बड़े अणुओं के टूटने से क्या होता है, बड़े अणुओं के टूटने से, बड़े अणुओं के टूटने से छोटे या सरल अणुओं का निर्माण, छोटे या फिर सरल, सरल अणुओं का, एक होता है ये। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन काम में लेते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। अब देखो फिर एक लाइन आ गई अपने पास, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, श्वसन। तो श्वसन किसको कहेंगे, तो श्वसन की डेफिनेशन आ गई कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिका की आवश्यकता के अनुसार उस खाद्य पदार्थों के विघटन में उस ऑक्सीजन का क्या करना, उपयोग करना। उस प्रक्रिया को, उस प्रक्रम को क्या नाम देते हैं, श्वसन कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन याद रखना। जीवों को, जो कोशिका होती है, अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, बाहर से प्राप्त होती है। जिस पदार्थ से ऊर्जा मिलती है उसको कहते हैं भोजन, और उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, पोषण होता है। इसी तरीके से अब वो भोज पदार्थ हमने ले लिया, यानी कि भोजन ले लिया, अब उस भोजन से हमें मिलेगी ऊर्जा, और ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कोशिका की आवश्यकता के अनुसार उसको किसमें, भोजन के विघटन में उसका क्या करेंगे, तो हम उस प्रक्रम को क्या नाम दे देंगे, श्वसन के नाम। तो श्वसन हो गया हमारा दूसरा जो प्रोसेस होता है कोशिका के अंतर्गत या जीवों के अंतर्गत, दूसरा जो प्रोसेस होता है वो कौन हो गया, श्वसन। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव, सवाल पूछ सकता है कि एक कोशिकीय जीव जो होता है उसके शरीर के अंतर्गत भोजन, श्वसन या उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं होती है, उसका सिंपल सा है कि उन सजीवों के शरीर की पूरी सतह जो है वो पर्यावरण की क्या होती है, संपर्क में रहती है। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके शरीर की जो संपूर्ण बाहरी सतह है वो किसके संपर्क में रहती है, वो पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इसलिए उनके अंतर्गत भोजन के लिए, श्वसन के लिए या उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनकी पूरी सतह जो होती है वो क्या रहती है, पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इसलिए उनको किसी भी प्रक्रम के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है, अब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों से सभी कोशिकाएं, यानी कि ये अपने लिए क्या हो गया, यानी कि ये हो गया अपने लिए एक सवाल। ये जो है ये अपने लिए क्या बन गया, ये चीज अपने लिए बन जाती है, एक सवाल बन गया। ऐसे मान लो कि ये जो लाइन है, ये लाइन अपने लिए क्या बन गई, ये लाइन अपने लिए एक सवाल बन गई भाई। ये लाइन अपने लिए क्या बन गई, एक सवाल बन गई है। ऐसे मान लो, दिख रहा है? नहीं दिखेगा, है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं, अब दिख रहा है ना। तो ये अपने लिए क्या बन गया, एक सवाल बन गया कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। अब यहां पे देखो एक शब्द काम में आया है, और वो शब्द कौन सा काम में आया है, विसरण। इसका मतलब अपन यहां पे कह सकते हैं, पीछे वाली जो लाइन थी
कि यहाँ पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, तो प्रक्रिया जो होता है, प्रक्रम कौन सा होता है? अगर उस प्रक्रम का नाम पूछे तो प्रक्रम का नाम क्या हो गया फिर? विसरण। प्रक्रम का नाम क्या हो गया? विसरण हो गया। उस प्रक्रम का जो नाम था, उस प्रक्रम का नाम होगा विसरण। कि एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत शरीर की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, तो उनके अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? विसरण के द्वारा क्या होता है? ये सारे काम, भोजन ग्रहण करना है, श्वसन है, उत्सर्जन है, तो विसरण के द्वारा। जबकि जीव का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, तो जीव का आकार बढ़ने के कारण कोशिकाएं जो है वो पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं, यानी कि यहाँ पर विसरण जो है वो सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए उनके अंतर्गत विशेष अंग क्या हो जाते हैं? हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न विशिष्टीकृत अंग हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से क्या है, परिचित है। ये हमने 8वीं 9वीं क्लास के अंतर्गत पढ़ा है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र, वहन तंत्र का मतलब परिवहन या परिसंचरण, जिसको आप बोलते हो साइंस की भाषा में, परिसंचरण या परिवहन आप कह सकते हो। परिसंचरण या फिर क्या कह सकते हो इसको, परिवहन तंत्र जो होता है वो होता है। जैसे आपने सांस लिया, अब सांस आपने किससे लिया? नाक से श्वसन लिया, और वो वायु जो है वो कहाँ पहुंची? आपके फेफड़ों तक पहुंची। लेकिन क्या उनकी आवश्यकता फेफड़ों को ही थी? तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा वो शरीर के दूसरी जो कोशिका या ऊतक होते हैं वहां तक भी पहुंचे, तो उसको वहां तक ले जाने के लिए क्या चाहिए? एक परिवहन तंत्र जो है, एक वहन तंत्र, एक परिसंचरण तंत्र जो है, उसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी कि अंगों के साथ साथ तंत्रों की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी हो सकते हैं। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन स्रोत, जो हमने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन को इसके द्वारा स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग करके वहां से क्या कर ली? ऊर्जा की प्राप्ति कर ली। यानी कि हमने जो भोजन लिया था, उस भोजन का कार्बन स्रोत जो था, उसकी विभिन्न सारी क्रियाओं के द्वारा और ऑक्सीजन का उपयोग करके वहां से हमने ऊर्जा प्राप्त कर ली। अब उससे क्या होगा? ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर के लिए, कोशिका के लिए, ऊतक के लिए अच्छी होती है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सब चीज अच्छी ही बने। यहां से कुछ चीजें यहां से क्या हो सकती हैं? हानिकारक भी हमें प्राप्त हो सकती है। और ये हानिकारक जो चीजें होती हैं, ये हमारी कोशिका या ऊतकों के लिए क्या होती है? नुकसानदायक होती हैं। इसलिए उनको शरीर से क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है। और उन पदार्थों को क्या कहेंगे फिर? उत्सर्जी पदार्थ। और उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहला। तो उत्सर्जन किसको अपन ने कहा है, ये ध्यान रखना। किसको कहा है उत्सर्जन? कि जब हम रासायनिक स्रोतों, यानी कि कार्बनिक पदार्थ जो हमारे पास होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत और साथ में ऑक्सीजन का उपयोग करके वहां से हमने ऊर्जा प्राप्त की। जब हमने ऊर्जा प्राप्त की तो हमेशा हमें अच्छे पदार्थ ही नहीं मिलते हैं, कभी कभी बेकार, हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो भी प्राप्त होते हैं। और उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या नाम देंगे? उत्सर्जन। और उन पदार्थों को क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है भाई। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, और इस प्रक्रम को क्या नाम देते हैं? इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन जो होता है उस नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसको उत्सर्जन कहा जाता है। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके क्या करते हैं?
विचार करते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती। प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अब उसने बीच में एक प्रश्न दे दिया एनसीईआरटी में, उस प्रश्न की बात कर लेते हैं पहले तो। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विषण क्यों अपर्याप्त होता है? अब देखो प्रश्न इसने बाद में पूछा है, उससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा था हमने कि बड़े जो जीव होते हैं उन बड़े जीवों के अंतर्गत शरीर के सभी अंग जो होते हैं या संपूर्ण सतह जो होती है वो पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती है। इसलिए विषण के द्वारा सभी कोशिकाओं या ऊतकों को पर्याप्त आवश्यकता की चीजें जो है वो नहीं पहुंचाई जा सकती। तो फिर उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? विशिष्ट ऊतक जो होते हैं, अंग जो होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं। शरीर का आकार बड़ा होने के कारण केवल विषण द्वारा ऑक्सीजन का सभी कोशिकाओं तक समय पर पहुंचना संभव नहीं होता है। ये उत्तर मैंने लिख रखा है, प्रश्न जो है ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंतर्गत। इसलिए ऑक्सीजन के परिवहन के लिए विशिष्ट परिवहन तंत्र की क्या होती है? आवश्यक। बहुत सिंपल सी बात है। हमने पढ़ा था कि छोटे जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, उनके अंतर्गत तो शरीर की संपूर्ण सतह जो होती है वो पर्यावरण के संपर्क में होती है। इसलिए भोजन, श्वसन, उत्सर्जन सभी कहां से हो जाता है? उस सतह के द्वारा, विषण द्वारा हो जाता है। लेकिन जब जीवों का आकार बढ़ता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तो सारी की सारी कोशिकाएं जो है वो पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती। इसलिए हर कोशिका को पर्याप्त मात्रा में सही समय पर ऑक्सीजन नहीं हो सकता। और इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र जो होता है उसकी हमें क्या होती है? आवश्यकता। ये भाई आगे चलते हैं। कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग? तो कोई जीव सजीव है इसका मतलब निर्धारित करने के लिए हम किस किस की, तो हम करते हैं पोषण की, हम करते हैं श्वसन की, हम करते हैं उत्सर्जन की, हम करते हैं वहन तंत्र, परिवहन तंत्र जो होता है हम उसकी भी करते हैं। यानी कि अब ध्यान क्या देना है कि सजीवों में जीवन संबंधी प्रक्रियाएं जो होती हैं, जैसे श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, आणविक गतियां हैं, ये निरंतर होती। इसलिए जैव प्रक्रमों की उपस्थिति में किसी वस्तु के सजीव होने का प्रमुख क्या होता है? मापदंड होता है। तो सजीवों में जीवन संबंधी जैव प्रक्रम जो है, जैसे कि किसकी बात की हमने? श्वसन की बात की, पोषण की बात की, उत्सर्जन की, वृद्धि की और आणविक गतियां जो है इनकी हमने बात की है। इसलिए जैव प्रक्रमों की उपस्थिति किसी वस्तु के सजीव होने का क्या होती है? प्रमाण होती है। तो उन क्रियाओं के नाम ध्यान रखना, किससे निर्धारित किया जाता है कि कोई जीव जो है या कोई भी पदार्थ जो है वो सजीव है या निर्जीव है। ये इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और आणविक गतियां। इसके अलावा भी जैसे कि प्रजनन हो सकता है, ये सब कोशिकाओं की गतियों में आता है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? भोजन के लिए, अपने अनुरक्षण के लिए, वृद्धि के लिए, टूट फूट जो हो रही थी, मरम्मत जो हो रही थी उसको ठीक करने के लिए किन किन चीजों का हम उपयोग करते हैं? तो किन किन का उपयोग करते हैं? जीव मुख्य रूप से निम्नलिखित कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, जिसमें एक तो कौन है? भोजन, एक कौन है? जल, एक कौन है? ऑक्सीजन और एक कौन है? वृद्धि या अनुरक्षण के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ। इन चीजों की हमें क्या होती है? आवश्यकता। तो हम अपनी कोशिकाओं के लिए किस कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं? भोजन, जल, ऑक्सीजन और खनिज जो होते हैं उनका उपयोग। तो ये चार तरीके के पदार्थ जो होते हैं ये किसी भी जीव द्वारा कच्ची सामग्री के लिए क्या लिए जाते हैं? उपयोग में लिए। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक माने? कि जीवन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आप किस किस को आवश्यक मानोगे? अनुरक्षण के लिए कौन कौन से प्रक्रम जो है वो होने चाहिए? तो मैंने कहा पोषण होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए और उत्सर्जन होना चाहिए। यानी कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन ये सब चीजें जो है ये होनी। तो जीवों के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित जैव प्रक्रम आवश्यक हैं, जिसमें से एक एक के नाम ध्यान रखना आप, कौन कौन से आवश्यक होते हैं। जिसमें से अपन ने बात की, एक तो कौन आवश्यक होता है? पोषण आवश्यक होता है। एक कौन होता है? श्वसन आवश्यक होता है। एक कौन है? परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। और कौन होता है? उत्सर्जन होता है।
ये सब चीजें जो है ये किसके लिए चाहिए, जैव प्रक्रम जो होते हैं उनके लिए क्या माने जाते हैं, ये आवश्यक जो है इनको माना जाता है। तो ये चार चीजें जो है आपके सामने, इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रक्रम जो है वो हमें होने चाहिए। तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जो है इनको आपको क्या रखना है, याद रखना है कि किस किस तरीके से ये प्रक्रियाएं जो है हमारी होती है। अब बात करते हैं पोषण, और इस पोषण की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।